प्यारे साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपके सामने मैं लेकर के आया हूं क्लास 12 फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर या कह सकते हो कि प्रश्न पत्र। और आज के इस वीडियो में आपके सामने देखो कॉपी है और इस प्रश्न पत्र का हम लोग कंप्लीट जो सोल्यूशन है, आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चनों को जो यहाँ पर देख सकते हो हमारे फिजिक्स में जो पूछे जाते हैं, तो पूरा प्रॉपर तरीके से जानेंगे कि आपको कॉपी में पेपर को कैसे हल करना है, किस प्रकार से बोर्ड में आप लोग कॉपी को लिखोगे जिससे कि आपके जो नंबर है वो ना कटे और 70 के पूर्णांक में आप भी 60 या 65 प्लस स्कोर कर सको। तो मैं आपको प्रॉपर वो गाइडेंस देने वाला हूं आज के इस वीडियो में, जैसे कि आप जो आपका पेपर है यूपी बोर्ड के, अगर हम बात करें फिजिक्स का हमारा पेपर किस डेट में है तो भैया 27 फरवरी को है। तो जितने भी बच्चों को 27 फरवरी को अपना भौतिक विज्ञान का पेपर देना है, इस वीडियो को कंप्लीट आप देखिएगा, बहुत ही ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी। यहां से पूरा प्रॉपर देख सकते हो, ये जो हमारा प्रश्न पत्र है बोर्ड के तरह ही मैं यहां पर बनाया हूं, क्योंकि आप लोग के जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसा हमारा जो पैटर्न है वो रहेगा, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और कैसे हमको हल करना है। बहुत ही ज्यादा आप लोग फिजिक्स में गलतियां करते हैं, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप गलतियां नहीं करोगे। आ जाओ, 3 घंटे 15 मिनट में पूरा पेपर आपको हल करना होगा, जिसमें 15 मिनट कह रहा है कि प्रारंभ का 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आइए निर्देशों को देख लीजिए, यहां पर पूरा मैं दिखा देता हूं, आप लोग वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। बाकी भैया कॉपी जो है आपके बोर्ड की, आपको काफी ज्यादा खबर मिली होगी कि कॉपी का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। तो जी हाँ, आपकी कॉपी का थोड़ा पैटर्न चेंज है, बट जो भरने वाली चीजें हैं वो लगभग सेम ऐसे ही भरनी है आपको, यानी पैटर्न चेंज है लेकिन चीजें आपको वही भरनी होती हैं। भली आप समझ सकते हो, जैसे कॉपी मान लो इस तरीके से कॉपी आती थी तो अब भैया इस तरीके से आने लगेगी, बस यही पैटर्न, बाकी चीजें तो वही होंगी ना। तो ये आपको कुछ इस तरीके से, जैसे कि अपना अंकों में रोल नंबर, शब्दों में रोल नंबर, अपना विषय प्रश्न पत्र और प्रश्न पत्र में अंकित संकेतांक जैसे कि 346 BY, इस प्रकार से कोड होता है आपका, जो कि इस बॉक्स में भरना होगा आपको। परीक्षा का दिन, तिथि जो भी हो चीजें, वो चीजें आप लोग भर लीजिएगा। आइए यहां से आते हैं हम लोग अपने प्रश्न पत्र में, और देखिए आप ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो पेपर मैंने बनाया है इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो यहां पर मैंने इनमें सम्मिलित किए हैं। तो पेपर आपका जो है स्टार्ट होता है यहां से, देखिए जो आपका पहला खंड आ होता है और इसमें एक एक नंबर के टोटल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं। आइए पहला प्रश्न इस तरीके देखो दिया है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। तो भैया विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, देखो आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। अब कॉपी में देखो, आइए क्योंकि हम लोग तो आज के इस वीडियो में कॉपी लिखने का तरीका जानने वाले हैं, तो कैसे लिखना है ध्यान दीजिएगा। आ जाओ, यहां से आओगे, कॉपी का पहला प्रश्न इस तरीके से रहेगा, जिसमें आपको पटरी वगैरह अच्छे तरीके से लेकर के पूरा अपना जो भी सामान है जाइएगा। आपको सबसे पहले इधर जो इतना मार्जिन दिया गया है, देखो यहां पर कॉपी में लाइन खींचने का मार्जिन ध्यान दीजिएगा, काले पेन से इस तरीके से करिएगा। आपका 1 नंबर प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो तो इस तरीके से देखो, पहले 1 नंबर के लिए आपको यहां पर डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 1, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ आंसर लिखना होता है, इसलिए जैसा मैं बता रहा हूं इस वीडियो में बिल्कुल हूबहू आपको ऐसा ही करना है। अगर आपको टॉपर की तरह नंबर चाहिए, है ना, एक टॉपर स्टूडेंट की तरह आपको नंबर चाहिए, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर चाहिए, तो आपको यही करना है। तो देखो जैसे कि 1 नंबर कर दिए, अब इसके बाद 1 नंबर में आपको का, खा, गा, घा, अंगा और यहां पर चा, ये टोटल 6 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे आपके पेपर में। तो देखो जैसे कि पहले क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या है, एक का बी नंबर, तो बी में क्या है, वोल्ट मीटर है। तो आप इस तरीके से वोल्ट मीटर, यहां पर बा बना है जो कि वा रहेगा, तो वोल्ट मीटर ये सही है। ऐसे सेकेंड नंबर इसमें कह रहा है कि भैया एन टाइप अर्धचालक होता है, तो एन टाइप में क्या विद्युत उदासीन होता है या ऋणात्मक या धनावेशित। तो इसमें जैसे कि आपको पता है कि विद्युत उदासीन, तो आपका हमारा इस तरीके से खा का हमारा सही है। ऐसे ही आप यहां पर देख लो गा नंबर क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं तो केवल अनुदैर्घ्य, केवल अनुप्रस्थ या दोनों, है ना, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों, या ना तो अनुदैर्घ्य या तो ना तो अनुप्रस्थ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी रिपीट हुए हैं, बार बार बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, और भाई महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप लोग इस प्रकार से इनको सॉल्व भी करते जाना, ठीक है। तो यहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलता जाता है और तरीका भी पता चलता जाएगा कैसे लिखना है। तो देखो यहां से आपका हो जाएगा केवल अनुप्रस्थ, और यहां पर घा नंबर, अंगा और ये चा, तीनों प्रकार के क्वेश्चन जो भी हैं यहां पर आगे दिए गए हैं। जैसे कि प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो यहां से किस रंग का होता है भैया, तो आपको लाल रंग, ठीक है ना, यानी यहां पर डी वाला सही है इस तरीके से। और इसके बाद यहां पर हाइड्रोजन परमाणु के 2 लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का अंतर तो h/2 पाई होता है ना, तो यहां पर भी वाला सही है। इसके बाद यहां पर आपका 4 नंबर क्वेश्चन दिया है इस प्रकार से, कह रहा है कि धारावाही चालक के
चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र होता है, तो केवल विद्युत क्षेत्र या केवल चुंबकीय क्षेत्र, या दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपको राइट करना है केवल चुंबकीय क्षेत्र, यानी जो धारावाही चालक होगा उसके चारों तरफ केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब ये जो बहुविकल्पी हैं आपने इस तरीके से कर दिए, 6 नंबर आपको एग्जामिनर यहां से देके आगे बढ़ जाएंगे। जो कि यहां पर आपको सामने देख सकते हो दूसरा खंड जो कि बा दिया है, और निर्देशों में देख सकते हो जो खंड बा रहेगा ये आपका कह रहा है कि अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न होंगे, और ये 1 नंबर वाले प्रश्न होंगे सभी। इसलिए सभी चीजें आपको शुरू में ही मैं दिखा देता हूं। और ये पैटर्न बिल्कुल देख सकते हो, यहाँ पर नया पैटर्न है, एकदम न्यू मॉडल पेपर है आपका, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही पैटर्न पर पेपर आपका आएगा। तो यहां से आप देख सकते हो दूसरा प्रश्न स्टार्ट है, दूसरा नंबर। तो सबसे पहले क्या करोगे कॉपी पर, जब आप लोग स्टार्टिंग करोगे तो यहां पर आप लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 2, ठीक है, इस या प्रश्नोत्तर संख्या या प्रश्नोत्तर क्रमांक, जैसा चाहो आप लिख सकते हो। अब इसके बाद भैया प्रश्नों में आएंगे। दूसरे का नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गोलीय सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र जहां संकेतों के सामान्य अर्थ हैं की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। आपके सामने ये एक प्रकार से सूत्र दिया है, आपका सूत्र क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। तो सूत्र में भैया कह रहा है देखो N2/V इक्वल टू माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन कैपिटल R, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कह रहा है किसमें, बताओ कि जहां संकेतों के सामान्य अर्थ हैं तो सीमाओं का उल्लेख। तो सीमाओं का उल्लेख आपको किस प्रकार से लिखना है, देखो इसका आंसर आप यहां पर आ जाना और लिखना स्टार्ट कर देना इस प्रकार से दूसरे कक्षा में कि लेंस का जो द्वारक है वो बहुत कम होना चाहिए तथा किरणें मुख्य अक्ष के समांतर यानी परिअक्षीय होना चाहिए। बस इस फॉर्मूले को लिख देना, यहां से आपका दूसरे नंबर में आपका जो प्रश्न है 1 नंबर आपको इस प्रकार से दिला देगा, यानी इतना लिखने पर आपको कितना मिलेगा 1 नंबर, क्योंकि एक ही नंबर का ये प्रश्न है। आ जाइए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर खा नंबर, प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्यों अग्र अभिनत में होता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड जिसे आप बोलते हो एलईडी, क्या बोलते हो एलईडी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एलईडी यानी लाइट एमिटेड डायोड। तो चलिए ये अग्र अभिनत में क्यों होता है आइए जानते हैं। इसका आंसर लिखने के लिए आप लोग आ जाओगे यहां से नेक्स्ट पेज में, और सबसे पहले जब नए पेज की शुरुआत करना तो ध्यान देना आपको इस प्रकार से हमेशा प्रश्नोत्तर संख्या डालना बहुत जरूरी होता है। तो यहां से इस तरीके से इसका आंसर लिखोगे दूसरे कक्षा में, प्रकाश उत्सर्जक डायोड अग्र अभिनत में इसलिए होता है क्योंकि इस कारण चालन बैंड में बैंड के मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड के कोटरों से रिकम्बाइन होते हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। ये हमारा इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर है, मतलब प्रिज्म कोण ए और न्यूनतम विचलन कोण आपका जो डेल एम होता है बराबर है, तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का मान ज्ञात करिए। बहुत ही सिंपल सा देखो डेरिवेशन है छोटा सा। सबसे पहले आपको क्या बोला है क्वेश्चन कि जो प्रिज्म कोण ए है ये न्यूनतम विचलन कोण के बराबर हो जब मान, तो अपवर्तनांक का मतलब वैल्यू कितना होगा या व्यंजक कितना होगा। तो पहले देखो प्रिज्म कोण ए, अब यहां पर न्यूनतम विचलन कोण जो कि डेल एम होता है, इसके लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा साइन ए बाई ए प्लस डेल एम अपवर्तनांक के लिए बाई 2 और यहाँ पर होल अपॉन साइन ए बाई 2। अब देखो ए जो है डेल एम के बराबर है, तो आप डेल एम की जगह पर आप ए लिख सकते हो, सिंपल सा आप जरूर लिख सकते हो क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो जब यहाँ पर डेल एम की जगह पर आप ए रखोगे तो यहाँ पर ये दोनों ए प्लस ए यानी कि आपके 2a बनेंगे, और 2a जो है आपका बटे के 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ऊपर बचेगा साइन ए और नीचे साइन ए बाई 2। तो साइन ए का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है भैया, तो साइन ए बराबर होता है साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, जो कि आपको यही तरीका से यहाँ पर आपको लिख देना है। और देखोगे तो साइन ए बाई 2 पहले से नीचे बैठा हुआ है, तो साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल, आपका यहाँ पर अपवर्तनांक बच जाएगा कॉस ए बाई 2, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। इतना जो है आपको इसमें सॉल्व करना था। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ऐसे ही पूरा लिखते जाना, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखोगे और बहुत ही अच्छे नंबर आपको फिजिक्स में आने वाले हैं, ठीक है। देखो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः यहां पर है वेक्टर ई और वेक्टर बी है, तो तरंग संचरण की दिशा ज्ञात कीजिए। यानी आपको तरंग संचरण की दिशा ज्ञात करना है, तो ये एक दूसरे के लंबवत चलते हैं, आप सभी को पता होगा। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र सदिश एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत चलते हैं, 90 डिग्री का एंगल बना के चलते हैं। ट्रांसफार्मर सिद्धांत क्या होता है भाई, इसका किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण आपको इसका राइट आंसर कर देना है। अंगा तक हमारे हो गए हैं, यानी 5 क्वेश्चन यहां से कंप्लीट। एक प्रश्न और इसमें है अति लघुत्तरीय टाइप का, देख सकते हो यहां पर, जो कि कह रहा है कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वह किन कारकों पर निर्भर करता है। चलिए आइए जान लेते हैं भैया, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वह किन किन कारकों पर निर्भर करेगा। ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर इस प्रकार से लिखना है आपको। यहां से आपका आंसर हो जाएगा दूसरे कच्चा नंबर। देखिए आप पहले काले पेन से लिखना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध या प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। देखिए पहला है सेल विद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर,
आपको दूसरा लिखना है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, और तीसरा लिखना है इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए क्षेत्रफल पर, यानी R प्रोपोर्शनल टू 1, और यहाँ पर व्युत्क्रम अनुपाती है क्षेत्रफल जो कि 1/a हो जाएगा, और ताप पर भी डिपेंड करता है, यानी निर्भर करता है। कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। इसके बाद आप यहाँ से आ जाओगे अगले खंड सा में, जो कि खंड सा के जो क्वेश्चन है निर्देशों में देखोगे तो आपके सामने कह रहा है कि खंड सा लघुत्तरी प्रकार का फर्स्ट, जो कि 2 अंक वाले प्रश्न यहाँ पर हैं। अब चलिए 2 नंबर वाले जो प्रश्न हैं उनमें कैसे लिखना है ध्यान दीजिएगा। आपके सामने तीसरा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें तीसरे का नंबर कह रहा है व्हीटस्टोन सेतु के लिए परिपथ आरेख खींचिए और इसकी कौन सी भुजाएं संयुग्मी होती हैं। व्हीटस्टोन सेतु आप सभी ने पढ़ा होगा, तो देखो इसका आपको परिपथ आरेख बनाना है कुछ इस तरीके से। ये देख सकते हो प्रश्न उत्तर संख्या 3 डाल करके ये रहा हमारे पास व्हीटस्टोन सेतु। क्या है ये? व्हीटस्टोन सेतु का हमारा परिपथ आरेख। इसमें देखोगे तो ए बी सी और ये डी, ये त्रिभुज चतुर्भुज जो होता है इसमें आपके 4 प्रतिरोध जोड़े गए होते हैं, जिसमें पी क्यू आर एस प्रतिरोध हैं। I1 I2 ये धाराएं हैं, संगत प्रतिरोधों के संगत धाराएं होती हैं। आपका यहाँ पर किरचॉफ का दूसरा नियम लगता है जब आप इस डेरिवेशन को हल करते हो। किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है कि संगत प्रतिरोध यानी किसी परिपथ में संगत बंद पास के लिए संगत प्रतिरोध और धाराओं का गुणनफल उनके जो विद्युत वाहक वाले के योग के बराबर होता है ना। तो संगत प्रतिरोध जैसे यहाँ पर P है और इसकी संगत धारा I1 है, ऐसे इसका गुणनफल करेंगे PI1। अब यहाँ पर QI1 और इसका RS2 और SI2 इस तरीके से होगा, ऐसे चलता है। बाकी यहाँ पर आपको डेरिवेशन नहीं करना, सिर्फ परिपथ आरेख बना करके इसकी संयुग्मी भुजाएं बतानी थी, जो कि आप इसमें लिखना। इसमें सेल तथा गैल्वेनोमीटर आपस में बदलने पर संतुलन अवस्था परिवर्तित रहती है, यानी कि जो आपका सेल जुड़ा है E और गैल्वेनोमीटर यानी जो G आपका ये दिख रहा है धारा मापी, इसको बदलने पर अपवर्तित रहती है, तथा सेल भुजा AC तथा गैल्वेनोमीटर VD संयुग्मी भुजाएं होंगी। आपको इतना लिख देना है। चलिए आ जाओ यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं हम लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन। यहाँ से हमारा तीसरे का ख नंबर क्वेश्चन है, संट से आप क्या समझते हैं, इसका एक अनुप्रयोग विद्युत परिपथ में दर्शाइए। यानी संट से संट का अनुप्रयोग। चलिए देखिए इसका आंसर देखिएगा, यहाँ से आप लोग इस तरीके से लिखना। आपको तीसरे का ख नंबर ध्यान देना। यह विद्युत परिपथ में लगाया जाने वाला प्रतिरोध चालक तार होता है, जिसका उपयोग परिपथ की किसी शाखा से होकर जाने वाली धारा को किसी दूसरे मार्ग से भेजना, धारा मापी में शंट लगाकर उसे गैल्वेनोमीटर और अमीटर में बदला जा सकता है। तो ये कुछ इस तरीके से इसका आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में और पूछा गया प्रश्न क्या है तीसरे का गा में, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि +5 डायोप्टर और -3 डायोप्टर ये दो आपकी लेंस की क्षमताएं दी गई हैं। डायोप्टर किसका मात्रक है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, ठीक है। तो प्लस का 5 दिया है एक और एक प्लस का 3। कह रहा है क्षमता वाले 2 लेंस संपर्क में रखे हैं तो लेंसों की संयोजन की क्या क्या ज्ञात करनी है? पहली आपको फोकस दूरी, दूसरी क्षमता, 2 चीजें इसमें निकालनी है आपको, है ना। 2 वैल्यू आपको इसमें ज्ञात करनी है। चलिए सबसे पहले देखो आपको दिया क्या है, 2 क्षमताएं दी हैं। एक है P1 जो कि 5 डायोप्टर प्लस की दी है, और एक है आपकी यहाँ पर P2 जो कि -3 डायोप्टर दी है, ठीक है ना। ये 2 दी गई हैं। अब जब दोनों को जोड़ोगे तो संयोजन से आपकी कौन सी क्षमता निकलेगी? तो आपकी यहाँ पर P बराबर P1 + P2, यानी दोनों को ऐड करोगे तो प्लस का 2 डायोप्टर, क्योंकि एक माइनस की एक प्लस की, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका प्लस का 2 बचेगा। ये आपकी संयोजन की क्षमता आ गई, जो कि दूसरे नंबर में पूछता था। अब फोकस दूरी के लिए आपको फार्मूला लगा देना है। फोकस दूरी के लिए होता है फार्मूला F = 100/P, जो कि सेंटीमीटर के लिए होता है, और अगर मीटर में होगा तो आपको क्या कर देना है? आपको मीटर के लिए P/100 कर देना है। तो यहाँ से देखोगे तो ये आपका इस प्रकार से सेंटीमीटर में वैल्यू आएगी। जो P का वैल्यू आपके पास 2 है, 100/P मतलब कि 100/2 करोगे तो आपका 50 सेंटीमीटर ही बचेगा। ये फोकस दूरी है इसकी। तो ये आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन घ नंबर, एक धातु का कार्यफलन यानी कि W वर्क फंक्शन कितना दिया है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कह रहा है कि और इसे 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? पहला देहली तरंग दैर्घ्य और दूसरा निरोधी विभव। 2 चीजें इसमें भी ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है। सबसे पहले हम लोग प्रश्न पे नजर डालेंगे। आपके पास केवल कार्यफलन का मान दिया है। इसमें क्या दिया है भैया? इसमें हमारे पास
कार्यफलन दिया गया है ये इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी में। अब ये इस तरीके से रख देंगे। पहला आपको देहली तरंग दैर्घ्य निकालना है। देहली तरंग दैर्घ्य के लिए फार्मूला होता है आपका एच न्यू इक्वल टू एच सी अपॉन डब्ल्यू। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर आप इस प्रकार से जब निकालोगे या लैम्डा करके आपका लिख सकते हो इसको, लैम्डा नॉट इक्वल टू, अब एच जो है प्लांक नियतांक होता है, सी प्रकाश की चाल होती है, डब्ल्यू आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है तो 2 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 × 10 का आते हैं 19 जो है माइनस का ये गुणा कराते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। तो ये हमारा इस प्रकार से आया। अब इसको कैलकुलेट कर लो। जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से देख सकते हो स्टेप वाइज आपका पूरा सॉल्यूशन करके यहाँ से इसका मात्रक जो कि यहाँ पर 6200 एंगस्ट्रॉम आता है, ठीक है ना। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है जो कि इसको लिख दिया गया। तो यहाँ पर इसकी जगह पर आप एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हो। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन इसी में ज्ञात करना है निरोधी विभव। यहाँ पर सेकंड नंबर में बोला था तो निरोधी विभव के लिए आपको ये लिखना है निरोधी विभव V0 इक्वल टू W/E होता है, जहां पर W कार्यफलन जो कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया था तो 2 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए मैंने बताया कि 1.6 × 10⁻⁻19 आपको जोड़ना है, यानी इसमें मल्टीप्लाई करना है। ई जो है 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, दोनों इक्वल है, कट जाएंगे, बचेगा 2 तो यहाँ पर 2 ही वोल्ट आपका निरोधी विभव हो जाएगा। इसका आपको वैल्यू इस तरीके से रख देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या 4 पहले आप देखिएगा और यहाँ से स्टार्ट है आपका जो कि खंड नंबर क्या है भैया, दा है। तो खंड दा का जो क्वेश्चन है देख लीजिए क्या कह रहा है यहाँ पर। खंडदा लघुत्तरीय प्रकार का सेकंड टाइप का क्वेश्चन होगा। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा, यानी 3 नंबर वाला यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। आइए तो चौथे का पहला क्वेश्चन और सेकंड टाइप का लघुत्तरीय है। इसमें का नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अग्र अभिनत तथा पश अभिनत वाले पीएन संधि के लक्षणों की तुलना कीजिए, सौर सेल के अभिनत की प्रकृति दर्शाइए। ध्यान से समझते जाना, इसी प्रकार से पूरा कॉपी आपको हल करना है और ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। ये जितने भी प्रश्न इस वीडियो में मैं बता रहा हूं सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी के सभी। तो चलिए अग्र अभिनत और पश्च अभिनत, पहले हम लोग क्या करते हैं भैया, पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत समझते हैं। देखिएगा इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले अग्र अभिनत में संधि डायोड का प्रतिरोध लगभग कितना होता है, 50 से 100 ओम होता है। और दूसरा इसमें लिखना अग्र अभिनत में अभिनति के लिए कम विभवांतर की आवश्यकता होती है। कितनी, कम विभवांतर की। अब यहां पर देखो, इसमें आपको इस प्रकार से एक डायग्राम भी बनाना है जो कि देख सकते हो यहाँ पर पीएन संधि डायोड है ये, जिसमें पी आपका सिरा जो है प्लस से और एन सिरा जो आपका है माइनस से जुड़ा है। अग्र धारा कुछ इस तरीके से होती है इसमें, और इसमें लिखना है सौर सेल अबायसित होता है क्योंकि इसमें कोई बाह्य स्रोत नहीं लगाया जाता, किंतु जब इसके संधि पर प्रकाश आपतित होता है तो अग्रदिशी की भांति यह कार्य करने लगता है। इसी के साथ आपको पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत हो गया, तो अब आपको पश्च अभिनत भी इसी में दर्शाना है। पश्च अभिनत के लिए आपको क्या लिखना है भैया यहाँ पर, तो पश्च अभिनत के लिए जो संधि का प्रतिरोध होता है वो 10⁻6 ओम का लगभग, यानी उच्च कोटि का, बहुत ही ज्यादा होता है। पश्च अभिनत में उच्च धारा विभव की आवश्यकता होती है, विभवांतर की आवश्यकता होती है। इसका जो डायग्राम है इस तरीके से बनाना, जिसमें पी सिरा आपका माइनस से और एन सिरा आपका प्लस से, जस्ट उल्टा हो गया, देख सकते हो यहाँ पर पश्च अभिनत में एन सिरा आपका प्लस से जुड़ गया, लेकिन हमने अग्र अभिनत में एन सिरा को माइनस से जोड़ा था। यही दोनों में बस क्या होता है, फर्क होता है, यानी इतना ही अंतर होता है। आ जाओ यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से है प्रश्नोत्तर संख्या 4 का खा। प्रश्नोत्तर संख्या 4 के खा में कह रहा है कि दिखाइए कि हेनरी बटे फैरेड के पावर 1/2 प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। यानी कि आपको हेनरी बटे फैरेड के पावर 1/2 लगा देनी है और इसको प्रूफ करना है कि प्रतिरोध के मात्रक के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, हर साल के लिए ये जो खा नंबर का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल के लिए इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखिएगा, हेनरी बटे फैरेड को प्रतिरोध के मात्रक यानी ओम के बराबर दर्शाना है। तो पहले क्या करना, हेनरी बटे फैरेड इक्वल टू आप मात्रक हटा दें, यानी कि जो पावर लगी उसको हटा के आप इमेजिन करो कि हेनरी बराबर होता है वोल्ट सेकंड, क्या होता है, वोल्ट सेकंड बटे एम्पियर होता है ना। और फैरेड को जो होता है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर एम्पियर सेकंड बटे वोल्ट। तो बटे का जो वोल्ट है वो ऊपर चला गया, तो देखोगे तो यहाँ से सेकंड सेकंड कॉमन है दोनों में, तो कट जाएगा, बचेगा क्या, वोल्ट वोल्ट और एम्पियर एम्पियर, दो हैं। तो यहाँ पर इनको पावर जो है स्क्वायर कर सकते हैं, और जब स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पर पहले से 1/2 की पावर लगी है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, स्क्वायर और 1/2, क्योंकि दोनों इक्वल
इक्वल में है, बीच में बराबर का चिन्ह लगाए, तो यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल कर दोगे तो यहाँ से क्या बच रहा है, देखो यहाँ से बच रहा है भैया वोल्ट बटे एम्पियर क्या है, V बटे आई है, और V बटे आई हमारा होता है R के बराबर, यानी यहाँ से ओम का नियम आप पढ़े होंगे। तो भैया ये हमारा बनना गया, जब हेनरी बटे फैरेड के ही बराबर है तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये इक्वल होता है, प्रतिरोध के मात्रा के बराबर होता है, और यही हमें क्या करना था, इसमें सिद्ध करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना करिए। आपके सामने ये एक क्या है भैया, डायग्राम दिया है, एक चित्र दिया है। इस चित्र वाले क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं जो, तो इसमें कह रहा है कि आप बताओ कि धारा की गणना करना है, कैसे करना है। आपके पास 1 ओम का प्रतिरोध यहाँ है, 1 ओम यहाँ है, 1 ओम यहाँ पर है, 3 जगह पर 1 ओम है, 2 वोल्ट यहाँ पर आपका चलिए विभवांतर है, 2 वोल्ट यहाँ पर है, और बाकी धाराएं प्रवाहित है। चलिए तो भैया यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले आप बंद परिपथ किरचॉफ के नियम से यहाँ पर सॉल्व करो। तो किरचॉफ का जो नियम है हमारा कहता है प्रथम नियम कि संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक लेते हैं। संधि की ओर आने वाली धारा यानी कि आपको सी बिंदु को मान लेना कि ये संधि है, सी पॉइंट यहाँ पर, तो यहाँ से ये वाली धारा आ रही है, इधर की ओर आ रही है, ये वाली धारा यहाँ पर ये भी आ रही है सी की ओर, ये तीनों आ रही है, तो भाई आपको तीनों को प्लस करना। देखो यहाँ पर I1 I2 I3 सभी प्लस की हैं, पॉजिटिव रहेंगे, इक्वल टू यहाँ पर I3 को इक्वल में इधर ले सकते समीकरण 1 मान लेना है ना, पक्षांतर करके। इसके बाद आपको ABCD में बंद परिपथ के लिए जो कि दूसरा नियम यहाँ पर लगाना है। तो जब दूसरा नियम लगाओगे ABCD, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, संगत प्रतिरोध और धारा का गुणनफल। जैसे धारा आपकी यहाँ पर कितनी है, प्रतिरोध और धारा, तो 1 ओम का प्रतिरोध है और धारा I1 है। ऐसे ही आपका यहाँ पर देखोगे तो 1 ओम धारा I2, सभी में 1 ओम है, बाकी धाराएं I1 I2 I3 है। तो ऐसे करके इसको पूरा सॉल्व कर लेना। यहाँ पर किरचॉफ का ही नियम लगाया गया पूरा, ये पूरा का पूरा सोल्यूशन यहाँ से आप देखोगे तो ये हल हो जाएगा, यहाँ से धारा निकल के आ जाएगी। इस तरीके से कुछ इस क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी यहाँ पर और क्वेश्चन जैसे कि दिया है, अपमिश्रित अर्धचालक क्या होते हैं, देख लो यहाँ पर अपमिश्रित अर्धचालक। तो जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजक अपद्रव यानी त्रिसंयोजक अशुद्धि मिलाते हैं तो उसमें एक कोटर उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजक अपद्रव्य मिलाते हैं यानी शुद्धि मिलाते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और एन टाइप अर्धचालक बन जाता है। और जितना अधिक अपमिश्रण होता है उतना ही अधिक बहुसंख्यक आवेशवाहक उत्पन्न होते हैं। ये अपमिश्रण अर्धचालक के अंतर्गत हम पढ़े हैं। चलिए अर्धचालक की चालकता पर प्रभाव इसी में पूछा है क्वेश्चन में, तो चलो देख लो यहाँ पर, ये देखो अपमिश्रण और ताप के प्रभाव को स्पष्ट करिए। तो देखो अपमिश्रण का प्रभाव, अधिक अपमिश्रण मिलाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है और ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है, ये भी बढ़ती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है अंगा नंबर, कह रहा है कि एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर तक त्वरित किए जाते हैं तथा अल्फा कर लो यहाँ पर से संबंधित डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य अनुपात। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया आपको यहाँ पर क्या बताना है, अल्फा कण द्रव्यमान के लिए संबंध। तो पहले प्रोटॉन हो गया, द्रव्यमान हो गया, सॉरी प्रोटॉन, और यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का आवेश, ये यहाँ पर दे दिए गए। अल्फा कण का द्रव्यमान यहाँ पर इस प्रकार से डिनोट करेंगे, अल्फा कण का आवेश आप लोग इस प्रकार से डिनोट कर देंगे। और डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में यहाँ पर सारी वैल्यू को रखना, जो कि इस प्रकार से रखने पर यहाँ पर सोल्यूशन इसका निकल के आएगा। तो मतलब ये छोटा सा क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा आपको डिनोट करना है क्या वैल्यू कौन सी है। यहाँ से प्रश्न संख्या 5 है और अभी तक मैंने आपको ये पूरा पेपर यहाँ से देखो हल कराया, कैसे क्या करना है, क्या चीज़ें हैं। तो अब आप लोग समझ भी गए होंगे। जैसे प्रश्न संख्या 5 है यहाँ पर, इसमें प्रश्न कह रहा है और आगे के कुछ क्वेश्चन मैं आपको अभी बताऊंगा कि इनको खुद से आप करने का प्रयास करना, कॉपी कैसे लिखना है, काला नीला पेन कैसे यूज करना है, सारी चीज़ें आप अभी तक देख चुके हैं। जैसे प्रश्न संख्या 5 के काम में कह रहा है कि 9I ये तीव्रता का है ना, 9I तथा 4I तीव्रता की दो तरंगों की परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला है कला संबद्ध के लिए, दूसरा कला असंबद्ध हो। तो जब तरंगे कला संबद्ध स्रोत होती हैं तो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है I1 I2 दी गई हैं। जब पहले पॉइंट में देखो कि जब तरंगे कला संबद्ध होगी तो परिणामी तीव्रता इस तरीके से, इस फॉर्मूले से ज्ञात करोगे। ये वाला जो दिया ना सूत्र यहाँ पर इस तरीके से, तो I डैश इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। अब यहाँ पर I1 I2 की जगह पर ये वैल्यू दी गई, इनको रख दो, बस कैलकुलेट करके निकाल लो। अब जब दूसरी स्थिति पूछा है कि जब कला असंबद्ध होंगी तरंगे, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना, I डबल डैश इक्वल टू I1 प्लस I2, दोनों को ऐड कर दोगे, ये आपका निकल आएगा कला असंबद्ध के लिए, और ये आपका निकल के आया कला संबद्ध के लिए। दोनों की तीव्रताएं निकल के यहाँ से आपकी आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आपका कौन सा है, 5वें का नंबर हमारा हो गया। 5वें के ख नंबर में देखो क्वेश्चन कह रहा है आपसे इसमें कि हाइड्रोजन परमाणु
के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। बामर श्रेणी, आपने हाइड्रोजन परमाणु के लिए 5 श्रेणियां पढ़ी हैं, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पासन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फ्रोइड श्रेणी, जिसमें यहाँ पर बामर श्रेणी के लिए आपको एच अल्फा और एच बीटा तथा श्रेणी सीमा के तरंग दैर्घ्य की गणना करनी है। चलिए ये पूरा यहाँ पर देख लो, एच अल्फा के लिए बामर श्रेणी का फॉर्मूला यहाँ पर लगा करके इसको रख दिया, जहाँ पर यहाँ पर आपको बामर श्रेणी में पता है कि n बराबर हम ऊर्जा स्तर कहाँ से लेते हैं, तो n बराबर 2 से ज़्यादा ही लेंगे, यानी कि पहला स्तर छोड़ करके, एक को छोड़ करके 0 1 को, बाकी आगे का लेंगे। ऐसे करके पूरा दिया है और इसको हम लोग यहाँ पर पूरा हल कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, बाकी सॉल्यूशन आप लोग जो इसको कर सकते हो। और ये डायग्राम है जो कि आपको पता है कि एक स्तर को छोड़ करके ही बामर श्रेणी आपको चलती है, तो यानी कि दूसरे स्तर पर ही पड़ती है, तो अनंत से 2 तक यानी कि आएंगी, बाकी पहले पर नहीं आएगी, ये होती है बामर श्रेणी। ठीक है, बाकी आगे के क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर में, प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ द्वारा भरे समांतर प्लेट संधारित्र के लिए विभवांतर और धारिता गणना। दिए गए परिपथ में आप ज्ञात करना है प्रतिरोध का विभव, परिपथ में धारा, प्रेरकत्व तथा संधारित्रों के बीच विभवांतर, विभव और विभवों के बीच कालांतर। ये डायग्राम दिया है। भंवर धाराएं क्या होती हैं, इनके 2 अनुप्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप प्रश्नों को देखो किस लेवल के प्रश्न पूछे गए, अथवा इसी का दिया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, और आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं, बहुत ही इजी होते हैं ये, है ना, परिभाषा वाले प्रश्न हैं। इस पर आधारित 2 युक्तियों के नाम लिखो। यहां से आपके दीर्घ के हैं। अब यहां पर जो खंड या है देख सकते हो, खंड या ये विस्तृत उत्तरी होंगे और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का। आइए देखते हैं भैया 5 नंबर वाले प्रश्न किस तरीके से, ध्यान देना, और इनका एक मैं वीडियो अलग से आपको ला दूंगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। खंडिया में स्पष्ट कीजिए, हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। नाभिकीय संलयन पढ़े होंगे आप लोग। एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है, नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत आता है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों घटनाओं में ऊर्जा निकलती है, ये बताना है स्पष्ट करके। अगर ये नहीं करोगे तो इसी का अथवा वाला पोर्शन, ये वाला प्रश्न दिया है जो कि पूरा लॉन्ग है, इसको कर सकते हो। तो 6 में आपको 2 अथवा दिए हैं लॉन्ग वाले में। ऐसे ही आपको 7वें नंबर में भी देख सकते हो, खगोलीय दूरदर्शी की तुलना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से कीजिए। क्या दूरदर्शी को सूक्ष्मदर्शी तथा इसके विलोम की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है, स्पष्ट करिए। ये हो गया 7वां प्रश्न। इसी का अथवा देखोगे तो यहाँ पर ये दिया गया अथवा का पूरा ये क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको न्यूनतम विचलन कोण, आपतन कोण, पर अपवर्तन कोण, निर्गमन कोण, ये सब ज्ञात करना है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा निर्गत किरण के लिए किरण आरेख भी बनाइए। 8वां प्रश्न यहाँ पर गॉस की प्रमेय इसी में पूछिए पूरा, ये देख सकते कितना लॉन्ग का क्वेश्चन बना है। और अथवा है इसमें, एक आवेशित गतिशील कण के पथ की प्रकृति को लिखिए जब यह वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, ये सब स्थितियां हैं। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से दिया है। तो ये 5 मतलब देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 5th 5 क्वेश्चन है ना एक में, तो ये 5 नंबर, एक क्वेश्चन करोगे 1 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से ये चलता है पूरा पैटर्न। ये हो गया। इसी में 9वां प्रश्न ये रहा आपके पास, ये पूरा 9वां प्रश्न है। स्क्रीनशॉट चाहो तो कर सकते हो, बाकी इसका मॉडल पेपर का आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो आप हमारे एप्लीकेशन पर चले जाना, टॉपर गैलेक्सी एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाकर के मिल जाएगा, तो इंस्टॉल कर लेना, वहां से पूरा मिल जाएगा। तो ये पूरा पेपर है, इस प्रकार से मैंने दिखा दिया हर एक प्रश्न कैसे क्या रहेगा, कॉपी कैसे लिखना है। तो आज के वीडियो में भैया इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।